दोस्तों पाकिस्तान के लिए आज ये हिदायत है कि अगर हमारे उंगली की तो हम पूरा हाथ कर देंगे। पाकिस्तान जिन हरकतों पर चल रहा है, अगर वही नक्शे कदम पर चलता रहा तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पीएम मोदी की हाल ही में रिसेंटली साइप्रस की यात्रा पर वो गए हैं। 15 और 16 जून को वहां पर रहेंगे। 16 और 17 जून को कनाडा जाएंगे G7 की मीटिंग के अंदर, और फिर 18 जून को वो क्रोएशिया के अंदर जाएंगे। तो ये जो दौरा है पीएम मोदी का वो बड़ा सेंसिटिव है। लेकिन आखिरकार मैंने वो बात क्यों कही कि पाकिस्तान को जो है वो अब ज्यादा हमारे जो है दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर हमको अगर परेशान किया तो हम लोग फिर ऐसे कदम उठाएंगे जिसको पाकिस्तान जिंदगी भर याद रखेगा। रिसेंटली आपने देखा होगा कि टर्किश जो राष्ट्रपति हैं तैयब एर्दोगान, उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर खुलकर समर्थन किया पाकिस्तान का, और ये कहा कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है। आपने सुना भी होगा। और जब जब टर्की गया है यूएन के अंदर, उसने हमेशा कश्मीर का मुद्दा उठाया है। यहां तक कि जब भी एर्दोगान की जो मीटिंग होती है पाकिस्तान के अंदर, वो तब कश्मीर का मुद्दा उठाता है। लेकिन आखिरकार ये सब मामला जो है अभी कैसे छिड़ रहा है उसको आप बड़ा बारीकी से समझिएगा। पीएम मोदी जो है वो अभी साइप्रस की यात्रा पर हैं, लेकिन इसके अंदर एक टर्की का एंगल सामने निकल कर आ रहा है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि रिसेंटली हुआ क्या है, वो देखिएगा। पीएम मोदी जो है वो 3 नेशंस के टूर पर हैं। इसमें G7 के अंदर मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे कनाडा के अंदर, फिर वो क्रोएशिया जाएंगे। तो कनाडा के अंदर वो जाने वाले हैं G7 में 16 और 17 जून को, जबकि वो साइप्रस में रहेंगे 15 और 16 जून को। फिर 18 जून को वो क्रोएशिया के अंदर पहुंचेंगे। बाकी सब तो ठीक है। जैसे G7 की मीटिंग में हमको इनविटेशन नहीं था, लास्ट टाइम तक नहीं था। इंडिया के अंदर भी कई पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहा कि यार भारत को इनविटेशन नहीं मिल रहा है, क्या हुआ? जबकि G7 तो बहुत बड़ा एक ग्रुप है, डेवलप्ड नेशंस का ग्रुप है। लेकिन लास्ट टाइम पर हमको G7 से इनविटेशन मिल गया। अब लास्ट टाइम पर क्यों मिला? क्योंकि बेसिकली जो नए पीएम बने हैं कनाडा के, उन्होंने डिसीजन लेने में थोड़ा लेट किया। क्योंकि रिसेंटली आप लोगों को पता है कि इससे पहले जो पीएम थे उनका और भारत का रिलेशन काफी खराब हुआ। अब जो पीएम बने हैं वो रिलेशन को अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन खालिस्तान का जो मुद्दा था, इस मुद्दे को लेकर उनको डिसीजन करने में टाइम लगा। खैर कोई बात नहीं, इनविटेशन मिला और हम लोग वहां पर जा रहे हैं। कम से कम हमारे पास में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी बात रख सकते हैं, और पीएम मोदी खुलकर G7 में बात रखेंगे पाकिस्तान के बारे में। इससे आगे बढ़कर भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग बात करने वाले हैं साइप्रस के ऊपर कि साइप्रस कहां पर है और क्या जो है हम लोग वहां पर करने वाले हैं। पीएम मोदी जो है वो बात करने वाले हैं वहां के प्रेसिडेंट से, जिनका नाम है निकोस, और वहां पर बिजनेस मीटिंग्स होने वाली हैं, और भी इससे आगे बढ़कर मीटिंग्स होंगी। दोस्तों हमारा 175 डेज का हार्ड चैलेंज, हमने इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट किया। 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज। लेकिन ये दोनों ही चैलेंज आपको 500 रुपीज में अवेलेबल होंगे। देखिए 500 रुपीज बहुत कम है। कोई इंसान आपको 175 डेज तक लाइव आकर ये समझा रहा है कि पोर्नोग्राफी कितनी खतरनाक है। इसमें टेक्निक्स मैंने बताई हैं, और उन टेक्निक्स की हेल्प से आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। बिलीव कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूं, एक बार बिलीव जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो टर्की और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में बताता हूं। दोनों की नजदीकियां काफी दोस्ताना है। खैर वो फिल्म वाला दोस्ताना नहीं है, यहां पर कुछ और ही दोस्ताना है। तो पाकिस्तान इनवाइट करता है टर्की को, और टर्की जो है जब भी पाकिस्तान में आता है तो वो कश्मीर के मुद्दे को छेड़ देता है, और ये कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान का है, और ये एक कोई डोमेस्टिक मुद्दा नहीं है, कोई आंतरिक मुद्दा नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पर जाकर रिजॉल्व होना चाहिए। और इसीलिए हमेशा एर्दोगान जो है इस मुद्दे को, कश्मीर के मुद्दे को UNGC मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल जो असेंबली है वहां पर इस मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन भारत ने कहा है कि टर्की को इसमें दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन टर्की को हमारी कमजोर नस कश्मीर का पता है कि यार कमजोर नस पर अगर दबाएंगे तो भारत जो है उसको परेशानी होगी। लेकिन भारत ने भी अब वो कमजोर नस जो है वो ढूंढ ली है, और वो क्या है? साइप्रस है। कैसे है वो सुनिएगा आप लोग। एक्चुअली में क्या है, सबसे पहले आप मैप को देखिए। आप मैप को देखेंगे तो मैप के अंदर आपको इजराइल पता है, ये मेडिटेरियन सी है, और मेडिटेरियन सी के अंदर यह है ग्रीस, ठीक है, यह है ग्रीस, और यह है टर्की, और यह है इजराइल। तो हम लोग यही कह सकते हैं कि टर्की के साउथ के अंदर एक आइलैंड कंट्री है साइप्रस, ग्रीस के ईस्टर्न के अंदर है साइप्रस, और इजराइल के नॉर्थ वेस्ट के अंदर है साइप्रस, ठीक है।
तो लोकेशन आपको पता लग गई। अब आइए साइप्रस के ऊपर। टर्की के साउथ के अंदर है साइप्रस, ग्रीस इस तरफ है। ओके, अब ये आप लोग दो पोर्शंस देख सकते हैं। इन दो पोर्शन के अंदर जो नॉर्थ पोर्शन है, जिसको टर्की ने एक्वायर किया हुआ है, एनकोर्ज किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, कब? 1974 में। एक्चुअली में ये पूरा का पूरा साइप्रस जो है, इसको आजादी मिली थी ब्रिटेन से। यूके से ये इंडिपेंडेंट हुआ था 1960 के अंदर। उसके बाद ने ग्रीस ने यहां पर अपना अधिकार किया, तो ग्रीस की टेरिटरी थी। लेकिन ये बात 1974 के अंदर टर्की को हजम नहीं, और टर्की ने यहां पर एनकोर्ज कर दिया 35,000 सैनिकों के साथ में, इससे भी ज्यादा थे। और अभी भी टर्की के 35 से 50,000 जो सोल्जर्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं। ये पूरे साइप्रस का 37% एरिया है, पूरे साइप्रस का 37% एरिया है। इसमें टर्किश लोग भी रहते हैं। इस पूरी पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 70% जो लोग हैं वो ग्रीक हैं और 80% टर्किश हैं। लेकिन टर्की आखिर यहां पर है क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि यहां पर नेचुरल गैस पाई जाती है, और नेचुरल गैस को लेने के लिए यहां पर कोरिया भी मौजूद है, यहां पर अमेरिका भी मौजूद है, यहां पर टर्की भी मौजूद है। इसीलिए टर्की ने नॉर्थ जो साइप्रस है इसको कब्जे में कर लिया। अब जैसे ही टर्की ने इसको एनकोर्ज किया, इस पर कब्जा किया, तो केवल टर्की ही इसको मान्यता देता है। टर्की जो है वो केवल इसको मान्यता देता है कि ये जो है वो एज ए रिपब्लिक ऑफ टर्की का नॉर्दर्न पार्ट है। इसको नॉर्दर्न साइप्रस ये कह रहा है, TRNC ये कहता है। तो टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस जो है, इसको केवल और केवल टर्की जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, इसके अलावा कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। जबकि साइप्रस जो है इसको यूएन के अंदर एक सीट मिली हुई है, मतलब जिसे बोलने के लिए, वहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए सीट मिली हुई है। तो वहां पर साइप्रस अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, और साइप्रस को इंडिया रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन इंडिया टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। तो सेम मुद्दा हो गया, कश्मीर का मुद्दा हो गया। अब टर्की जो है वो कश्मीर के मुद्दे पर आकर पाकिस्तान में बोलता है, हम लोग गए हैं साइप्रस के अंदर, और साइप्रस के अंदर जाकर ये कहेंगे कि ये किसका पार्ट है? ये साइप्रस का पार्ट है, ना कि टर्की का पार्ट है। और इसीलिए टर्की का यहां पर अवैध कब्जा है। समझ गए आप लोग? तो हम लोग उस चीज को बैलेंस करना चाहते हैं, तो टर्की को कहेंगे कि वापस जाकर अपने घर की स्थिति को संभालो, ज्यादा इधर दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तो टर्की को वापस बैक करने के लिए ये सबसे अच्छा वेपन है। अच्छा, केवल यही हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग, इंडिया जो है वो ये भी कम्युनिकेट करने वाला है कि यहां पर नेचुरल गैस के जो फील्ड्स हैं वहां पर भी हमको माइनिंग की परमिशन दी जाए। साथ ही के अंदर कम्युनिकेशन जो है उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो साइप्रस की यात्रा इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और टर्की का एंगल इसके अंदर आगे निकल कर आया है। ओके, चलो। तो अब टर्की जो है वो बेसिकली क्या करता है, इसके नॉर्थ रीजन के अंदर जो ऑयल फील्ड्स हैं वहां पर माइनिंग करता है, और वही उसका इंटरेस्ट है। अच्छा, आप लोग ये मानिए कि चाइना जो कि 9 डैश लाइन तक अपने टेरिटरी को क्लेम करता है, सेम वैसे ही तो चाइना क्लेम करता है साउथ चाइना सी के अंदर, वैसे ही टर्की जो है वो मेडिटेरियन सी के अंदर जो कोस्ट लाइन है वहां तक इसका क्लेम करता है कि हम लोग यहां पर माइनिंग करेंगे। सेम है, इसमें कोई भी जो है वो डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली में क्या है कि 1960 के अंदर जब ये ब्रिटेन से आजाद हुआ तो टर्की ने यहां पर एनकोर्ज किया। अब यहां पर आप लोग दो कलर और देख रहे हैं, खैर ये तो क्रोएशिया कलर है पूरा का पूरा पिंक, ये डार्क पिंक जो है टर्की ने एनकोर्ज किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, अवैध कब्जा है। लेकिन यहां पर एक तो ब्लू लाइन आप लोग देख रहे हैं और एक ग्रीन देख रहे हैं। तो ब्लू और ग्रीन का क्या है, ब्लू के ऊपर जो है वो यूनाइटेड नेशन एडमिनिस्ट्रेटेड बफर जोन है ये, और जो ग्रीन है वो है यूनाइटेड किंगडम सॉवरेन बेस एरियाज। मतलब अभी भी जो है यूनाइटेड किंगडम यूके के कुछ बेस यहां पर बने हुए हैं जो कि ग्रीन में है, जबकि यहां पर यूनाइटेड नेशंस ने अपना बफर जोन क्रिएट कर दिया है और पीस कीपिंग फोर्स यहां पर तैनात की हुई है, ताकि दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा ना हो, ना हो। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने अपने पीस कीपिंग फोर्स जो है वो साइप्रस के अंदर तैनात की हुई है, एक बफर जोन क्रिएट करते हुए। आज भारत की स्थिति यह है कि भारत पीओके को वापस लेने के लिए जा रहा है। मैं आपको पहले ही आगाह कर देता हूं कि पीओके आएगा, ये डेफिनेटली आएगा, लेकिन हमको एक जियोपॉलिटिकली गेम खेलना पड़ेगा, जियोपॉलिटिकली हमको बैलेंस करना पड़ेगा कुछ देशों को, ताकि वो बाद में जाकर उछलेना, बाद में जाकर उनके पेट में दर्द ना हो। इससे पहले ही उनको याद दिला दें कि तुम्हारी कमजोर नस जो है वो क्या है। अब एक्चुअली में हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, टर्की जो है वो 1952 के अंदर नाटो का सदस्य देश बन गया था। अब ये नाटो क्या है,
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1949 के अंदर फॉर्म किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, इसके हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर है। और नाटो इसलिए बना था कि ये एक आर्मी ग्रुप है, ताकि इसके अंदर जो भी 28 देश शामिल हैं, 29 देश शामिल हैं, अगर उनको कोई खतरा होता है तो नाटो की सेनाएं वहां पर जाएंगी। अभी रशिया और इजराइल के बीच में माफ कीजिएगा, हाँ, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो यूक्रेन को यकीन था कि उसको नाटो में शामिल कर लेंगे, और एक बार यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो नाटो के जो सदस्य देश हैं वो अपनी सेनाओं को भेजेंगे और रशिया से लड़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, जबकि यूक्रेन को बाहर से मदद मिल रही है। तो लेकिन टर्की ऑलरेडी मेंबर है नाटो का। अगर आज किसी भी कंडीशन में प्रॉब्लम होती है तो नाटो की सारी सेनाएं जो है वो टर्की की तरफ होंगी। सबसे बड़ा खतरा हमको यही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब इसको जो है हमको बैलेंस करना पड़ेगा नाटो को, और फिर आगे जाके सोचना पड़ेगा। और देखिए, नाटो को भी बैलेंस करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है इंडिया के लिए। 1952 के अंदर जो टर्की के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने इसके ऊपर सिग्नेचर किए थे कि हम लोग नाटो के अंदर शामिल होंगे, और ऑलरेडी इसको डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद में कई जो कॉन्वॉय है या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह जो होती है, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि टर्की और नॉर्वे के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, नाटो कंट्रीज टर्की के बीच में। तो इससे क्या हुआ है कि जो टर्की है उसका पावर थोड़ा थोड़ा बढ़ चुका है, इसलिए टर्की को ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि कल को मैं अगर भिड़ता भी हूं तो नाटो कंट्रीज मेरी पूरी हेल्प करेंगे। इसलिए भारत ने अब उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए साइप्रस की यात्रा की है। आई होप आप लोगों को टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो भारत जो है उसको काउंटर बैलेंस करना चाहता है, ये भारत की मंशा है। आप लोगों का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमने 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज के हार्ड चैलेंज को कंबाइन कर दिया है। आप लोग चाहे तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज लीजिए अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोर्नोग्राफी, जो कि एक मीठा जहर है, आपके कंसंट्रेशन और फोकस की धज्जियां उड़ा देगा और आप लाइफ में कब पीछे छूट जाएंगे पता नहीं लगेगा आप लोगों को। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करें। दीपक इंदौर ऑफिशियल इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।